अच्छा देखो इसको देखो, अच्छा देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि पहले आपके पास में एकदम बड़ा सा कोई एक कोन होगा, जिस कोन का आपको टोटल हाइट ऊपर से लेके नीचे तक का कितना बताया हुआ है 30 सेंटीमीटर। फिर आप सपोज करो कि एक कोई धार वाला चक्कू को लेके एक कट ऐसा लगा देते, जिस कट के लगाने के बाद में बड़ा कोन जो है वो कट के एक छोटे कोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर वो जो छोटा कोन कट के निकलेगा वो छोटा कोन और ये पूरा बड़ा कोन, इसका आपको वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है 1/27, ठीक है। और बड़ा ओरिजिनल कोन जो इनिशियली आपके पास में था उसका टोटल हाइट भी आपको बताया हुआ है 30 सेंटीमीटर। और इस सिचुएशन में आपको पूछा है कि कटने के बाद ये जो स्ट्रक्चर बचेगा यहाँ पे, इसका ये वाला पार्ट का हाइट का वैल्यू कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। अभी थोड़ा सॉल्व करके दिखाता हूँ, ध्यान से सुनते जाना। सबसे पहले एक चीज सोचो कि छोटा वाला कोन का सारा डायमेंशंस को, सारा पैरामीटर को आप स्मॉल लेटर में मान लो, और बड़ा वाला कोन का सारा डायमेंशन, सारा पैरामीटर को आप कैपिटल लेटर में मान लो। तो एक तरीके से ये जो बात है कि दोनों का वॉल्यूम 1:27 के रेशियो में होगा, इसको आई कैन से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, 1/3 पाई स्मॉल r स्क्वायर h अपॉन 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर h, ठीक है। और h आपका कैपिटल यहाँ पे इज इक्वल्स टू 1/27 ऐसा दिया हुआ। 1/3 पाई कट जाएगा एंड आई विल गेट r स्क्वायर बाई r स्क्वायर इंटू h बाई h इज इक्वल्स टू 1/27। इसको हम मार्क कर लेंगे एक बार के लिए इक्वेशन नंबर 1। समझ में आता है यहाँ तक सब कुछ? इसके आगे थोड़ा ध्यान से सुनना और समझने का ट्राई करना। मैं 2 ट्राइंगल दिखा रहा हूं, आपको ये जज करना है कि वो लोग सिमिलर होगा कि नहीं होगा। हाँ, सोचना ध्यान से। 2 ट्राइंगल हो गया आपका, एक ये छोटा ऊपर वाला ट्राइंगल और एक उसी के करेस्पॉन्डिंग ये बड़ा वाला ट्राइंगल। ये लोग सिमिलर होगा कि सिमिलर नहीं है? मेरे ख्याल में होना चाहिए। एक बार और मार्क करके दिखाता हूं, ये ऊपर वाला, ठीक है, और इसके साथ में ये पिंक, ये नीचे। देखो हाईलाइटेड अगर समझ में आ रहा है, दोनों सिमिलर होगा मेरे ख्याल में। क्यों होगा मैं बताता हूं आपको। ऊपर वाले में ये 90 डिग्री, नीचे वाले में ये एंगल 90 डिग्री, और दोनों ट्राइंगल में यू कैन फील कि ये वाला एंगल क्या रहेगा आपका, कॉमन एंगल। तो एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर। डायमेंशंस का मैं अगर इस पे मेंशनिंग करूं तो मुझे लगता है कि ये पोर्शन क्या होना चाहिए आपका, स्मॉल h, पूरा का पूरा क्या होना चाहिए आपका, कैपिटल H। ये पोर्शन क्या होना चाहिए, स्मॉल r, और ये पोर्शन क्या होना चाहिए, कैपिटल R। आया बात समझ? तो इनके सिमिलर होने के वजह से हम कह सकते हैं कि इस ट्राइंगल का साइड्स और इस बड़े वाले ट्राइंगल का साइड्स आपस में क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल। सिमिलर ट्राइंगल्स का साइड्स प्रोपोर्शनल होता है। उस वाले आइडिया से आप अगर मूव ऑन करोगे आगे की तरफ, तो मेरे को लगता है कि छोटे वाले ट्राइंगल में अगर मैं स्मॉल h लेता हूँ, ठीक है ना, तो बड़े वाले ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग कौन होगा, मेरे ख्याल में कैपिटल H। और छोटे वाले ट्राइंगल में अगर मैं स्मॉल r लेता हूँ तो बड़े वाले ट्राइंगल में कौन होगा, कैपिटल R। और सिमिलर होने की वजह से इसका रेशियो आपस में क्या हो जाएगा, C। इसको मैं एक बार के लिए बोलूंगा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 के आइडिया को मैं अगर 1 में इंपोज कर दूं तो h/h को वापस से मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, r/r से। तो आई विल से कि 1 एंड 2, एक बार लिखना मत क्योंकि ये पार्ट थोड़ा डिटेल में मेंशन करना पड़ेगा, कौन सा ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट या कैसे सिमिलर। सो 1 and 2 टुगेदर इंप्लाइज आई थिंक r स्क्वायर बाई r स्क्वायर इनटू r/r इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरे ख्याल में 1/27। सॉल्व करने पे मेरे विचार में r का क्यूब डिवाइडेड बाई r का क्यूब इज इक्वल्स टू 1/27। फर्दर आगे जाने पे मुझे ऐसा लगता है कि r/r का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 1/3 का होल क्यूब। क्यूब क्यूब दोनों साइड से कैंसल्ड ऑफ, और r/r इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताओ, 1/3। लेकिन r/r और h/h आपस में क्या है, इक्वल। तो अगले स्टेप में आई कैन से कि लोग h/h शुड बी इक्वल्स टू हाउ मच, 1/3। और जो कैपिटल H है उसका वैल्यू आपको कितना दिया, बिठा दो यहाँ पे। तो h/30 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1/3। ये कट के कितना आ जाएगा, 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करके h इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बताओ, ठीक है। लेकिन आप अगर ध्यान से सोचोगे तो आपको ये h नहीं पूछा हुआ, आपको क्या पूछा हुआ था, आपको पूछा हुआ था ये h। तो मेरे ख्याल में ये ऊपर वाला पार्ट हो गया, राइट। बट आपको तो ये नीचे वाला पार्ट पूछा हुआ था। तो टोटल कितना था, 30, और ऊपर वाला पार्ट अगर आ गया है 10, तो नीचे वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 20। क्लियर है? तो हम लिखेंगे कि देयरफॉर रिक्वायर्ड आंसर
रिक्वायर्ड आंसर इज इक्वल्स टू 30 माइनस 10 विच इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लिखवा देता हूँ, लिखो फटाफट। पहले देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वाला पार्ट और इक्वेशन 1 तक पहुंच जाओ। यहां तक हो गया क्या सबका? जिनका नहीं हुआ करो फटाफट करो। अच्छा, इसके आगे लिखूं, नाउ बाय एंगल सिमिलैरिटी, नाउ बाय एंगल सिमिलैरिटी ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल ADE, ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल ADE, ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल ADE। नीचे लिखना देयरफॉर अब यहां से डायरेक्टली आप ये वाला बात बोल सकते हो कि H/H इज इक्वल्स टू R/R। ब्रैकेट में चाहो तो रीजन दे दो CPST, और ये हो जाएगा आपके लिए इक्वेशन नंबर 2 CPST। नीचे लिखूं 1 and 2 implies R² into R/R इज इक्वल्स टू 1/27, और बाकी आप एज इट इज यहां से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चल रहे हैं। ये शायद वही वाला है क्या? इसको देखो एक लास्ट लाइन में आपको लिखना है कि देयरफॉर रिक्वायर्ड आंसर इक्वल्स टू 30 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेम ही क्वेश्चन का अलग डायग्राम था, बस इसको देखो आप लोग ध्यान से। अब देखो थोड़ा सिचुएशन समझाने का मैं ट्राई करता हूं आपको। शुरू में ऐसा सोचो कि एक कोई कोन है आपके पास में, और उस कोन के अंदर में पानी वानी भरा हुआ पूरा, और आपके पास में एक स्फीयर भी है। ठीक है ना, कोन पूरा का पूरा आपके पानी से भरा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे पानी बना देता हूं मैं, ये पानी है सपोज करो। ठीक है, कोन में भरा हुआ, और कोन एकदम टॉप तक पानी से भरा हुआ पूरा ऐसे। ये स्फीयर उठा के आप इसमें डालिएगा, और स्फीयर का सिचुएशन ऐसा है कि बिल्कुल जाके कट टू कट फिट हो जाएगा। वो ये वाले वाल को भी टच कर रहा होगा, इसको भी टच कर रहा होगा, और ऊपर के सरफेस के भी जस्ट सरफेस को टच कर रहा है टॉप, ऐसा सिचुएशन। तो इस सिचुएशन में होगा क्या कि सिंस ये पहले से पूरा पानी से भरा हुआ था, तो जब आप इस तरीके से जबरदस्ती का उस कोन को इसमें इंसर्ट कीजिएगा, तो कोन का खुद का जितना वॉल्यूम है उतने वॉल्यूम का पानी बाहर आ जाएगा। ठीक है, और हम लोग को ये पूछ रहा है कि जितना पानी बाहर आएगा, ठीक है ना, वो कंपेयर टू, मान लो कि इस पूरे कोन के कंपैरिजन में उसका कितना फ्रैक्शन हो। अब कितना फ्रैक्शन होगा उस बात को मैं लास्ट में डील करूंगा। पहले मेरा टारगेट ये है कि कितना पानी बाहर आएगा वो निकालना है मेरे को कैसे भी करके। तो कितना पानी बाहर आएगा, वेरी सिंपल, जितना स्फीयर का वॉल्यूम होगा। स्फीयर का वॉल्यूम वेरी सिंपल 4/3 πr3। बस अब यहां पे जाके कॉम्प्लेक्स बात होता है कि रेडियस ही नहीं पता है। हम आते हैं उस पे, देखो एक और फोटो देखोगे तो फोटो इस टाइप का आप ले सकते हैं, जो भी डायमेंशंस है। तो उस चीज को आप डायरेक्टली इसका रेडियस डिक्लेयर नहीं कर सकते। ये बात आया समझ? ये आपके कोनिकल एपैरेटस, ये मान लीजिए कि जो भी वेसल है जिसमें पानी पहले से पड़ा हुआ था, उसका डायमेंशंस आपको पता है कि उसका रेडियस 6 रहा होगा, उसका हाइट कितना रहा होगा, हाइट 8 रहा होगा, और फिर आपने एक बॉल इसमें इमर्स कर दिया इस तरीके से, बॉल के चक्कर में पानी बाहर आ गया। लेकिन बॉल का रेडियस क्या है वो आपको फिलहाल क्वेश्चन में बताया हुआ नहीं, वो आपको खुद से ढूंढ। क्लियर मेरे ख्याल में? अब बॉल का रेडियस ढूंढने का देखो बहुत सारा तरीका हो सकता है। ट्रिग्नोमेट्री भी कर सकते हैं, पाइथागोरस भी कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से सबसे छोटे तरीके से आ जाता है आंसर। कैसे आता है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, एकदम ध्यान से पहले सुनो आप लोग। हाँ, मेरे को ऐसा लगता है कि जो डायमेंशन अपने को बताया हुआ है उसके हिसाब से ये पोर्शन का वैल्यू 6 हो गया, और ये 8 होने का मतलब है कि इस पोर्शन का वैल्यू 8 हो गया। मानते हो क्या? अब मैं प्रपोज करूंगा कि सिंस ये 90 डिग्री रहेगा तो अपन इसका वैल्यू निकाल सकते हैं शायद। क्या, कैसे निकाल सकते हैं बोलो? पाइथागोरस के हेल्प से। तो मैं बोलूंगा कि देखो L² इज इक्वल्स टू R² प्लस H², और ये मैं अप्लाई कर रहा हूँ किसके लिए? कोन वाली सिचुएशन के लिए अप्लाई कर। तो L² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ? आई थिंक 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच? 100, और L इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बताओ? 10। ये मैंने निकाला है बट पता नहीं शायद इसका यूज है भी नहीं। ठीक है ना, फिर भी निकाल के दिखा दिया। अच्छा चलो ऐसे हो,
डन मेरे ख्याल में यहाँ तक, या पता नहीं यूज है शायद। पहले आप देखो यहाँ तक देखो कि ये क्लियर है कि नहीं क्लियर, तो क्लियर है तो फिर आगे बढ़े। क्लियर है, ओके। फिर सुनना ध्यान से मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे पास में दो राइट एंगल ट्राइंगल है इस फोटो के अंदर। आपको भी वैसा लगता है क्या? सोचो एक, मैं ट्राइंगल आपको महसूस कराने का ट्राई करता हूं, आप महसूस कीजिएगा अच्छे से। एक राइट एंगल ट्राइंगल ये वाला है, देखो इसमें ये एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है। बोलो क्यों 90 डिग्री होगा? तो सर्कल्स का चैप्टर हमारा पढ़ा हुआ है। सर्कल्स के अंदर में हमको पता था कि कोई भी जो टेंजेंट वाला सिचुएशन होता है सर्कल से, उसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो भी रेडियस में बनाऊंगा वो से कितने एंगल पे रहेगा? 90 डिग्री पे। तो ये एंगल ऑब्वियसली उस वजह से क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। और उस वजह से क्या है कि ये वाला जो ट्राइंगल है वो मेरे को लगता है कैसा ट्राइंगल हो जाएगा बताओ? राइट एंगल ट्राइंगल। और इस एंगल को थोड़ी देर के लिए मैं अगर ऐसे थीटा बोल दूं इसको, तो कैन यू टेल मी वैल्यू ऑफ साइन थीटा फ्रॉम दिस ट्राइंगल? साइन थीटा इस एंगल के कॉन्टेक्स्ट में परपेंडिकुलर कौन होगा? बोलो ऑपोजिट वाला साइड। और 90 के ऑपोजिट वाला क्या हो जाएगा आपका? हाइपोटेन्यूज। तो मेरे ख्याल में 6 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 10। ये समझ में आता है? चलो एक बार लिखना मत आप लोग, अभी मैं बस सोल्यूशन आपको समझा रहा हूं। तो बड़े वाले ट्राइंगल यानी कि कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल ओ पी और आर के मदद से इफ यू वांट टू राइट साइन थीटा दैट शुड बी इक्वल्स टू आई थिंक 6 डिवाइडेड बाय 10 व्हिच इज इक्वल्स टू हाउ मच? 3/5। इसको ऐसे छोड़। अब एक और राइट एंगल ट्राइंगल मैं आपको दिखाता हूं जिसमें भी एंगल थीटा हो। देखो ये वाला, ठीक है। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये जो स्फीयर आप इसमें इंसर्ट करोगे ना, उसके लिए ये वाला सरफेस भी जो है वो टेंजेंट की तरह ही बिहेव कर रहा हो, क्योंकि ये तो बस उसको टच कर रहा है और टेंजेंट की तरह बिहेव कर रहा हो। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया आपका? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और इससे निकलने वाला जो भी रेडियस रहेगा इस टाइप का स्फीयर का, उस रेडियस का वैल्यू कितना हो जाना चाहिए? मतलब 90 डिग्री पे होना चाहिए बेसिकली। क्लियर है मेरे ख्याल? तो इस ट्राइंगल में भी हम क्या निकाल सकते हैं बताओ? साइन थीटा। और साइन थीटा निकालने के लिए मैं एक चीज वो बोलूंगा आपको कि ये वाला तो मेरे को लगता है कि आर होगा, उसमें किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या बोलते हो? ठीक है। और इससे जब आप साइन थीटा निकालोगे तो पहले आप सोच लो कि कौन परपेंडिकुलर है कौन हाइपोटेन्यूज है, फिर मैं थोड़ा और बात करूं। इस ट्राइंगल के लिए मेरे को ऐसा लगता है कि ये आपका एंगल है, ऑपोजिट वाला आपका क्या हो गया? परपेंडिकुलर। और 90 के ऑपोजिट वाला ये क्या हो गया आपका? हाइपोटेन्यूज। अभी हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या होना चाहिए सिचुएशन में, वो सोचो आप एक बार। इसका तो पक्का आर होना चाहिए क्योंकि रेडियस। इसका मेरे को ऐसा लगता है कि टॉप से लेके बॉटम तक पूरा का पूरा कितना है? 8। फिर टॉप से लेके इस पॉइंट तक ये कितना है? आर, रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो बचा हुआ पार्ट मेरे लिए क्या हो जाना चाहिए? परफेक्ट, 8 - चलेगा। और फिर उस नीचे वाले ट्राइंगल से यानी कि ट्राइंगल ओ एम आर के हेल्प से जब आप फिर से ट्राई करोगे साइन थीटा लिखने का, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए? हाइपोटेन्यूज। क्या आएगा एक्सप्रेशन बताओ? r/8 - ठीक है। ये साइन थीटा हमको याद होना चाहिए कि जब तक एंगल सेम रहेगा तब तक ट्राइंगल चाहे हम कुछ भी चूज करें साइन थीटा का आंसर सेम रहना चाहिए। आया बात समझ? तो दोनों में जो थीटा यूज हो रहा है वो सेम है कि अलग अलग है? सेम है। तो दोनों का जो आया हुआ आंसर है वो आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल। तो हम कह सकते हैं यहां से कि अच्छा इसका मतलब है कि 3 डिवाइडेड बाई 5 शुड बी इक्वल्स टू व्हाट? r डिवाइडेड बाई 8 - r। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो मेरे ख्याल में कितना? 24 - 3r इज इक्वल्स टू 5r। सही कह रहा हूं? अब यहां से क्या होगा बताओ? 24 इज इक्वल्स टू 8r, करेक्ट। एंड r इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 3। चलेगा। अब ये r आ गया आपके पास। r आने के बाद में आप क्या निकाल सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट वेंट आउट, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्या होना चाहिए? स्फीयर होना चाहिए। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 पाई r का क्यूब। r का वैल्यू 3 है आपके, तो 4/3 पाई इंटू मेरे ख्याल में 3 का क्यूब। एक 3 कट जाएगा और यहाँ पर 3 स्क्वायर बचेगा और इसका वैल्यू 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 36। पाई को पाई रहने दो एक बार के। एंड इसका यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सारा डायमेंशन आपको शायद सेंटीमीटर में दिया हुआ था। चलेगा यहाँ तक। लेकिन ये आपका आंसर नहीं। आपको ये नहीं पूछा कि बाहर कितना पानी जाएगा, आपको ये पूछ रहा है कि पूरे वेसल के कंपैरिजन में उसका कितना पार्ट बाहर चला गया। तो कितना पार्ट बाहर गया ये निकालने के लिए ये हो गया आपका बाहर निकला हुआ पानी का वॉल्यूम, और टोटल वॉल्यूम से कंपेयर कर लो, रेशियो ले लो उसका। ठीक है।
तो रेशियो अगर आप लोगे तो हम ऐसा बोलेंगे, देखो कि रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू हो जाना चाहिए मेरे ख्याल में, इसका कितना है 36 पाई डिवाइडेड बाय उस पूरे वेसल का टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताओ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई पाई तो ऐसे ही काट दो, 36 डिवाइडेड बाय 1/3 टाइम्स ऑफ आर कितना था 6 था शायद, नहीं 6 × 6 और एच का वैल्यू कितना था 8, एक बार यहाँ कट जाएगा 2 और बाकी देखो क्या हुआ 6 का 36 6, 2 का 6 3, तो मेरे ख्याल में इतना ही बचेगा शायद 3/8। तो 3/8 पार्ट ऑफ वाटर जो है वो बाहर जा चुका। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, रिपीट करना है किसी पार्ट को कि हो जाएगा? ठीक है, लिखो फिर। नहीं, वो सब उतना एक्सप्लेन नहीं करने से भी होता है। ठीक है, लिखो हियर इन ट्राइंगल POQ, इन ट्राइंगल POQ एंगल O इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इन ट्राइंगल POQ एंगल O इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों हो रहा है नहीं एक्सप्लेन करने से भी चलेगा, लिख लिया, सॉरी गलत बोल दिया, POR इन ट्राइंगल POR, वैसे O भी 2 2 2 है, ये लोग मतलब फोटो में थोड़ा गड़बड़ कर दिया, इसको आप लोग O डैश कर दें, चेंज कर देंगे थोड़ी देर में। इन ट्राइंगल POR एंगल O इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर L स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, और यहां से L इक्वल्स टू 10 तक पहुंचो फटाफट। आगे चल रहे हैं यहां से, नेक्स्ट लिखो नाउ इन ट्राइंगल OPR, इन ट्राइंगल OPR sin थीटा इज इक्वल्स टू, sin थीटा इज इक्वल्स टू 6/10 इज इक्वल्स टू 3/5, sin थीटा इज इक्वल्स टू 6/10 इज इक्वल्स टू 3/5। इसको आप मार्क कर लो इक्वेशन 1। फिर लिखो अगेन इन ट्राइंगल OMR, इन ट्राइंगल OMR sin थीटा इज इक्वल्स टू r डिवाइडेड बाय 8 माइनस r, r डिवाइडेड बाय 8 माइनस r, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। मतलब ठीक है, वहां पे ऐसे बोल दिया था, उतना मैटर नहीं करेगा। r डिवाइडेड बाय 8 माइनस r, हाँ ये चीज थोड़ा सा आप रेक्टिफाई कर लो। OMR मत लिखो आप, O-MR कर दो, क्योंकि ये O अलग का बात कर रहे हैं, O-MR। इसमें sin थीटा इज इक्वल्स टू r बाई 8 माइनस r। आगे लिखो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 हम लिख सकते हैं कि 3/5 इज इक्वल्स टू r बाई 8 माइनस r, 3/5 इज इक्वल्स टू r बाई 8 माइनस r, और इसको सॉल्व करके आपको मिल जाएगा r इक्वल्स टू 3। और ये वाले पेज को डायरेक्टली आप यहां तक कॉपी कर लो। आगे लिखो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन और 3:8, ये 3/8 आपका आंसर है फाइन। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। फिर इसको ना आराम से 1 मिनट टाइम लेके अच्छे से पढ़ो, थोड़ा सोचो क्या बोलना चाह रहा है। देखो एक बार ना पहले मैं थोड़ा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन देके आपको समझाना चाहता हूँ कि हो क्या रहा है, फिर सोल्यूशन पे हम क्या धीरे धीरे आगे बढ़े, ठीक है ना। ऐसे करिए, पकड़ ऐसे। अब ये देखो कि ये आपका ये बड़ा वाला सिलेंडर जिसका आपको डायमीटर शायद 10 सेंटीमीटर बताया हुआ, हाइट आपको ओवरऑल कितना बताया 12 सेंटीमीटर। अभी इसके आगे पीछे अगर वायर लपेटा जाए ना तो होगा क्या, आपको वो सोचना है, ठीक है, अच्छे से सोचें। सपोज करो कि मैं एक बार ये वायर लपेटता हूं, ठीक है ना, पेन दो थोड़ा और इधर आ जाए, नहीं बॉटल में ये दाग नहीं दे पाते इसीलिए कॉपी में। अच्छा सुनो इशिता, देखो ध्यान से देखो, अभी मैं थोड़ा सा दाग दे रहा हूँ, ठीक है, अभी देखो मैं एकदम वायर के ऊपर दाग दे रहा हूँ और वायर के बिल्कुल नीचे दाग दे रहा हूँ, ठीक है ना। अभी मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि व्हाट डू यू फील कि ऊपर से देखिए नीचे के अलोंग जो सिलेंडर का हाइट है, एक ऐसे रैपिंग करने से या एक बार ऐसे गोल घुमाने से उस हाइट का कितने पोर्शन को ये वायर एक राउंड में कवर कर, डायमीटर के इक्वल, डायमीटर के इक्वल 3 mm, करेक्ट। अभी इस 3 mm को आप पकड़ो, नहीं आया मैं फिर बताऊंगा, टेंशन मत। आप ये देख रहे हो
कि दो मैंने दाग दिया था, जब ये वायर ऐसे चिपका हुआ था तो एक इसके ऊपर के पार्ट का दाग था और एक इसके नीचे का पार्ट का दाग था। मैं बस बेसिकली यही पूछ रहा हूँ कि इन दोनों दाग के बीच का डिफरेंस कितना होगा, ये कितना हाइट होगा, 3 mm होगा, ठीक है, क्योंकि इसका डायमीटर 3 mm है। मतलब पहले सुनो, ये जब वायर नहीं है तो आपको पूरा सिलेंडर दिखाई दे रहा है, राइट। एक और तरीके से पूछ रहा हूं मैं, ध्यान से सोचो, जब ये वायर नहीं है तब आपको कितना दिखाई दे रहा है, पूरा सिलेंडर दिखाई दे रहा है, तो आपको कितना हाइट दिखाई दे रहा है, 12 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है। अब मैं पूछ रहा हूं कि यदि मैं ये लगा दूं तो उस सिलेंडर का कुछ एक पोर्शन है जो इससे ढक गया, जिसको अब आप नहीं देख पा रहे हैं। आया बात समझ? एक फोल्ड ऐसे रैप करने से कितना पोर्शन ढक गया आपके हिसाब से? 3 mm, क्योंकि उसके डायमीटर के इक्वल। अगर मान लो कि इसका 2 फोल्ड कर दूं मैं तो 6 mm ढक गया, समझ रहे हो। फिर सपोज करो कि मैं 3 फोल्ड कर दूं तो कितना हो जाएगा बताओ? 9 mm। ये फील आ रहा है? क्योंकि हर बार जब जब मैं एक फोल्ड करता जाऊंगा ना तो हर एक फोल्ड जो है वो अपने डायमीटर के बराबर का हाइट के अलोंग जो है वो डिस्टेंस कवर कर लेगा। आ रहा बात समझ? क्लियर है? एक फोल्ड पे कितना कवर हो रहा है बताओ? 3 mm। 2 फोल्ड पे 6 mm। 3 फोल्ड पे 9 mm। ये समझ में आ रहा है? एक तो ये क्वेरी था। दूसरा क्वेरी मेरा ये था, इसको भी थोड़ा ध्यान से सोच के बताना मेरे को, हाँ, कि इस वायर का एक जो ये राउंड मैंने मारा हो, एक राउंड, उस राउंड में कितना वायर का लेंथ यूज हुआ हो। आप समझ रहे मैं क्या पूछ रहा हूं? आप क्वेश्चन ध्यान से सुनना। ये तो आपको समझ में आ गया कि एक राउंड जो है वो हाइट के अलोंग कितना कवर कर रहा होगा? 3 mm कवर कर रहा होगा, विच इज इक्विवेलेंट टू द डायमीटर ऑफ द वायर। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि एक ऐसा फोल्ड करने के लिए मेरे को कितना वायर चाहिए, कितना लंबा? वायर का डायमीटर मतलब ये डिस्टेंस हो जाएगा बेसिकली, ये ऐसा वाला, ठीक है, थिकनेस हो जाएगा। अच्छा, फिर से मेरा क्वेश्चन सुनो ध्यान से। एक तो आपने बताया कि ठीक है ऐसे सर फोल्ड करेंगे आप तो क्या होगा कि सिलेंडर के हाइट के अलोंग एक फोल्ड विल कवर, इधर भी दिखा दो, इन लोगों को भी दिखा दो, एक फोल्ड विल कवर 3 mm, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन इज कि एक कंप्लीट फोल्ड में वायर का कितना लेंथ यूज हो रहा हो? सर्कमफेरेंस ऑफ व्हाट? द ओरिजिनल सिलेंडर। ये दोनों बात क्लियर? पक्का? चलो, थैंक यू। अभी ये दो दिशा। अब इसके आगे मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट करूंगा, आप लोग इस ध्यान से सुनते जाइएगा, हाँ, अभी कुछ लिखिएगा मत। अभी देखो ये फोल्ड कितना होगा ना, क्योंकि पूरा सिलेंडर कवर करना है मेरे को, तो फोल्ड कितना होगा फर्स्ट आई विल हैव टू फाइंड दैट। और वो फाइंड करने के लिए देखो एक फोल्ड में कितना कवर हो रहा था 3 mm, 2 फोल्ड में कितना कवर हो रहा था 6, 3 में कितना कवर हो रहा था 9। ये आप कैसे निकाल रहे थे? नंबर ऑफ फोल्ड्स इंटू 3, यही कर रहे थे। तो मैं नंबर ऑफ फोल्ड्स को थोड़ी देर के लिए अगर x मान लूं, मुझे नहीं पता कितना हो x, उस केस में क्या होना चाहिए देखो, x इंटू mm है 3, तो अगर मैं बाई 10 कर दूं तो क्या हो जाएगा cm, एक ही बात। एंड दिस शुड कवर द एंटायर हाइट ऑफ द सिलेंडर। कितना होना चाहिए? दिस शुड बी इक्वल्स टू, देखो आया समझ के नहीं आया समझ, ठीक है। 3 12 कट गया, कितना आया 4, 10 उधर चला जाएगा तो x इक्वल्स टू कितना आएगा 40। ये 40 क्या है? नंबर ऑफ फोल्ड्स। अभी प्लीज कुछ लिखना मत, सुनते रहना अच्छे से, याद है, ठीक है सब कुछ। उसके बाद में मुझे पता है कि एक फोल्ड में कितना वायर का लेंथ यूज हो रहा था, एक फोल्ड में कितना यूज हो रहा था लेंथ, ना लेंथ ऑफ वायर इन वन फोल्ड इज इक्वल्स टू आई विल से 2 पाई r, जहां पर r जो है वो वायर का r यूज नहीं होगा, अब वो यूज होगा सिलेंडर का। सिलेंडर का r कितना होगा? डायमीटर अगर 10 है तो 5, तो आई विल से कि दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 इंटू r की जगह पर आई थिंक 5। ये समझ में आ रहा है? कितना फोल्ड किया है आपने? कितना फोल्ड किया है आपने? 40। तो हम बोलेंगे कि लेंथ ऑफ वायर इन, सुनते जाना, 40 फुट इज इक्वल्स टू 40 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 5। देखो क्लियर है कि नहीं? चलेगा यहां तक? ये क्या है? लेंथ ऑफ द वायर, और हमको तो निकालना है भाई उसका क्या, मास वास निकालना है मेरे को। तो लेंथ तो शायद आ गया, इसको सॉल्व करके जो भी आएगा वही लेंथ रहेगा। आगे जो मेरे को मास निकालना है, जिसके लिए मेरे को ये देख रहे हो डेंसिटी दिया हुआ, तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता था? मास बाय वॉल्यूम। मास इक्वल्स टू क्या होता था? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम।
डेंसिटी पता है, कैसे भी करके अगर वॉल्यूम पता चल जाए तो मजा आ जाए। ठीक है, अब ये क्या है वो मैं आपको वापस एक बार थोड़ा फील कराता और उसके बाद में हम मस्त अपना क्वेश्चन करें। देखना ध्यान से, ये जो एक्सप्रेशन आया ना वो बेसिकली आपको लगता है कि इसी वायर का पूरा हाइट है। सोच के देखो, यही तो है ना, फोल्ड कर करके रखा हुआ था, पूरा टोटल लंबा कितना होगा वो मेरे को इससे पता चल गया। आ रहा है बात समझ? अभी ये जो भी है इसको अगर मैं ऐसे टान के सोचो, थोड़ा पकड़ो तो, खींचो तो एकदम, मान लो कि ऐसे टान के अगर मैं इसको सोचूं तो ये जो नंबर है वो इस चीज का क्या बता रहा है मेरे को, हाइट। और ये चीज अपने हिसाब से 3D के हिसाब से क्या है, सिलेंडर है। 3D ऑब्जेक्ट के हिसाब से ये कौन सा कैटेगरी में फॉल करेगा, सिलेंडर। जिस सिलेंडर का ये नंबर, ये फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट। आया बात समझ? सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर इंटू एच, इसमें से एच होगा ये, इतना लंबा वायर है मेरे पास। आर क्या होगा इसका, 3/2 mm एंड 3/20 cm। तो पाई इंटू 3/20 का होल स्क्वायर इंटू ये वाला नंबर विल गिव मी क्या, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। लेकिन मुझे वॉल्यूम पे रुकना है क्या, नहीं, कहां जाना है, मास। फर्दर किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 8.88 से। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? ठीक है, रिपीट करना है किसी पार्ट को कि हो जाएगा, हो जाएगा, लिखिए फटाफट। आप स्टार्ट कीजिए ऐसे, नहीं वॉल्यूम आप वायर का निकाल रहे हो तो वायर का रेडियस यूज करोगे ना, 3/2। मैं लिखा देता हूं। अच्छा लिखो, लेट द नंबर ऑफ फोल्ड्स, let the number of folds be x, let the number of folds be x. Now x into 3/10, x into 3/10 is equals to 12. This implies x equals to 40, x equals to 40। ठीक है, फिर लिखो लेंथ ऑफ वायर इन वन फोल्ड, length of wire in one fold, length of wire in one fold is equals to 2 pi r. Length of wire in one fold is equals to 2 pi r. This is equals to 2 into 22/7 into 5, 2 into 22/7 into 5। आगे लिखो, length of wire in 40 fold, length of wire in 40 fold is equals to 40 into 2 into 22/7 into 5। आगे लिखो, now the cylinder, yes the cylinder नहीं, ऐसे लिखो, the wire is a cylinder with r equals to 3/2 mm, this is equals to 3/20 cm, h equals to, थोड़ा देखो अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो कितना हो जाएगा, 44 इंटू दिस, तो 1760 इंटू 5, 1760 इंटू 5 अपॉन 7, कितना करके छोड़ देते हैं एक बार। ठीक है, मतलब वायर जो है वो ओवरऑल आपका इस टाइप का सिलेंडर है जिसका रेडियस इतना हो रहा है और हाइट इतना हो रहा है। अब लिखो ना, वॉल्यूम ऑफ वायर is equals to pi r square h, this is equals to again 22/7 into r square यानी कि 3/20 into 3/20 और h यानी कि ये खतरनाक सा एक्सप्रेशन 1760 into 5 अपॉन 7, ये वॉल्यूम होगा आपका। और देखो जो कैंसिल हो रहा है काटो, मेरे ख्याल में 5 और 20 चला जाएगा, 4, एक 0 चला जाएगा शायद, 4 और अच्छा ये हाँ सही 1 और ये कितना आ जाएगा 44, और फिर एक 2 से काट लो तो कितना आ जाएगा 22। ठीक है, और तो नहीं कुछ कटेगा शायद, 22 का स्क्वायर 22 इंटू 22 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 49। इसको देखो तो कितना आ रहा है, ऊपर वाला कितना आ रहा है, ऊपर वाला 4356 नहीं, ये हाँ ठीक है आ सकते 4356 अपॉन 49।
अच्छा, इसके आगे ये आ जाएगा आपका 88.89 और यूनिट विल बी सेंटीमीटर क्यूब। आगे लिखो ना, मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, दिस इज इक्वल्स टू 88.89 इनटू कितना था 8.88 क्या, हाँ ठीक है, इनटू 8.88 कितना आ रहा है 789 ग्राम्स। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर। चलो आज के लिए इतना।